नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा। आज हम इस वीडियो में इतिहास शिक्षण यानी हिस्ट्री टीचिंग पर चर्चा करेंगे। इतिहास का शिक्षण शुरू करने से पहले हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि नवीन पाठ्यक्रम में यानी बीएड के नवीन पाठ्यक्रम में इतिहास शिक्षण को पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग अर्थात इतिहास शिक्षण का विधि शास्त्र या शिक्षण शास्त्र के नाम से भी जाना गया है। यहाँ विधि शास्त्र या शिक्षण शास्त्र से तात्पर्य शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन करना है। शिक्षण कार्य यानी एक शिक्षक जब अध्ययन अध्यापन की क्रिया को चलाता है, प्रक्रिया को चलाता है, तो उसमें वो किस तरह से प्लानिंग करके पूर्ण रूप से अधिगम बच्चे तक सरलता पूर्वक पहुंचा सके, प्रभावी रूप से पहुंचा सके, इसकी जानकारी देना है। इतिहास शिक्षण में सर्वप्रथम हमें यह जान लेना आवश्यक है कि वास्तव में इतिहास है क्या। इस प्रश्न के उत्तर अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति अगर हम इसके अर्थ के रूप में देखें तो सर्वप्रथम इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के रूप में हम देखते हैं, जिसमें संस्कृत व्याकरण के विद्वानों के अनुसार इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति है आस। इति है आस से तात्पर्य निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, अर्थात इससे हमें पता चलता है कि हम उस भूतकाल की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ घटनाएं निश्चित रूप में इसी प्रकार से घटित हुई थी। अगर इतिहास शब्द की उत्पत्ति को हम जर्मन भाषा के अनुसार देखें तो यह शब्द जर्मन भाषा के गेस्ची चटे से निकला है, जिसका अर्थ होता है घटित होना। अंग्रेजी भाषा में यह शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका तात्पर्य है जानना अथवा ज्ञात होना। इस प्रकार हम इन सभी प्रकारों से ये देखते हैं कि इतिहास शब्द का जो मूल अर्थ है वो गुजरी हुई चीजों को या अतीत की चीजों को जान लेना है जो निश्चित रूप से घटित हुई है। गार्डनर के अनुसार इतिहासकार अतीत के तथ्यों पर उस काल की घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें वर्णित घटनाएं अर्थपूर्ण होती है। इसी को इतिहास का अर्थ कहते हैं। अर्थात गार्डनर ने यह कहा है कि इतिहास को रचने वाला प्रत्येक इतिहासकार कुछ इस प्रकार की अतीत के तथ्यों को लेकर कुछ इस प्रकार की परिकल्पनात्मक चित्रों को वर्णित करता है या कहीं प्रस्तुत करता है जो घटनाएं अर्थपूर्ण होती है, यानी उस समाज या काल या परिवेश में उनका कुछ औचित्य होता है और उनकी एक परिकल्पनात्मक चित्रण करना ही इतिहास का मतलब होता है या इतिहास का अर्थ कहा गया है। इतिहास के हम जन्मदाता के रूप में देखें तो इतिहास के जन्मदाता आदिकालीन मानी गई है और सर्वप्रथम 500 बीसी में मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने के लिए यूनान के हेरोडेटस नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इतिहास शब्द दिया और इसीलिए इनको आधुनिक इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है। ये यूनान के निवासी थे और इनका जन्म 480 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम भिन्न भिन्न इतिहासकारों द्वारा इतिहास को किस तरह से परिभाषित किया है उसको देखेंगे। वीडी घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। यहाँ हमने वैज्ञानिक शब्द प्रयोग में लिया है और जब हम इतिहास की प्रकृति को पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि इतिहास को विज्ञान क्यों कहा गया है। तो घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। मैटलैंड के अनुसार मनुष्य ने अतीत में जो कुछ किया या कहा और उससे परे उसने जो कुछ विचार किया वह सब इतिहास का भाग है, अर्थात कि अतीत के समय में या भूतकाल में घटित जो घटनाएं हैं उसमें व्यक्ति विशेष ने जो कुछ कार्य किए हैं, उन्होंने अपनी समझ अपने विचारों के रूप में जो कुछ कहा है, उन सभी को इतिहास के रूप में जाना गया है। E.H. कार के अनुसार इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के मध्य अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान एवं अतीत में एक कभी न समाप्त होने वाला संवाद होता है। E.H. कार ने इतिहास को इतिहासकार
एवं भूतकाल में घटने वाले जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके मध्य एक अंतरक्रिया बताई है, और ये एक ऐसी अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित की है जो निरंतर आज तक चली आ रही है। अर्थात वर्तमान व अतीत के बीच जो चलने वाला न खत्म होने वाला संवाद है वही इतिहास है, जिसको हम एक लिखित रूप में संग्रहित करते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि इतिहास युगों से चले आ रहे संघर्ष की कहानी है जो मानव ने प्रकृति एवं उसके तत्वों, जंगली जानवरों तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध किया है जिन्होंने उसको इस संसार में दबाने एवं शोषित करने का प्रयास किया है। यहाँ जवाहरलाल ने उस संघर्ष की बात की है जो मानव प्रजाति एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां या हम कहें जिन्हें शक्तियां हैं उनके बीच जो निरंतर संघर्ष या निरंतर संवाद जो होता गया, उन सब का लेखा जोखा उन्होंने इतिहास के रूप में बताया है जो निरंतर युगों से चलता आया है। सारांशतः इन परिभाषाओं के आधार पे हम इतिहास को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इतिहास में वह सब शामिल हैं जो मानव ने अतीत में अनुभव किया है, जिसमें मानव के पुराने कृत्य से यहाँ तात्पर्य मानव द्वारा किए गए कार्य, विचार, संघर्ष, कला, शिल्प, आविष्कार आदि आते हैं। अर्थात इतिहास मानव के द्वारा किए गए वो सभी विभिन्न भिन्न क्रियाकलाप है जिसके अंतर उनकी कलात्मकता, उनका पर्यावरण के साथ संघर्ष, उनका अपने जीवन काल में निर्धारित किए गए विचार एवं कार्य, वे सभी आते हैं जिनका आविष्कार उसके द्वारा परिचित रूप में या अपरिचित रूप में हुआ है। तो इतिहास संग्रह है उन घटनाओं का जो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने जीवन में घटित की गई है। अब हम इतिहास की प्रकृति को देखते हैं। इतिहास की प्रकृति को समझने के लिए इतिहास की प्रकृति को दो भागों में विभाजित किया है कि क्या इतिहास कला है या इतिहास विज्ञान है, या इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। इतिहास कला है या विज्ञान है, इसको समझने के लिए पहले हम कला एवं विज्ञान को अलग अलग रूप से समझेंगे। जहां हम देखते हैं कला मानव के जीवन में घटने वाली विभिन्न गतिविधियां, उसके संबंध, उसके विचार आदि के रूप में देखी जाती है, और विज्ञान सत्य का अन्वेषण मात्र होता है, क्रमबद्ध किसी चीज का अध्ययन होता है। तो क्या इतिहास में क्रमबद्धता है, यानी वो वैज्ञानिक रूप से लिखा गया है, और कला का उसमें कितना अंश है, इस रूप में हम इतिहास की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। कला के रूप में अगर हम इतिहास की प्रकृति को देखें तो इतिहास में सत्य का प्रतिपादन एवं वर्णन किया गया है, यानी इतिहास केवल मात्र घटनाओं का संकलन ही नहीं है, बल्कि उन घटनाओं को सत्य के रूप में जांचकर क्रमबद्ध किया गया है। इसके अलावा अतीत की घटनाओं का वर्णन, इसमें व्यक्ति विशेष के अतीत में किए गए क्रियाकलाप एवं घटनाओं का वर्णन है, इसलिए ये कला के रूप में है। इतिहास के कला संबंधी प्रकृति को हेनरी पिरेन, राउज एवं एल्टन जैसे इतिहासकारों ने समर्थन दिया है। यानी इन लोगों ने ये कहा है कि इतिहास व्यक्ति विशेष की द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन है, उसके कार्यों का एक लेखा जोखा है जिससे हमें भूतकाल की जानकारी मिलती है। इतिहास की प्रकृति को अगर हम विज्ञान के रूप में समझें तो इतिहास सत्य की खोज है, अर्थात बहुत सारी घटनाएं अतीत में हुई है, लेकिन इतिहास में उन्हीं घटनाओं को समावित किया गया है जो तथ्यों की कसौटी पे कसी गई है, जो स्रोतों के माध्यम से सिद्ध की गई है, जो उस समय के प्राप्त अवशेषों के माध्यम से सत्य की कसौटी पे कसी गई है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को प्राथमिकता दी गई है, अर्थात विज्ञान की प्रणाली, जैसे हम कहें कि कार्बन 14 या कार्बन 14 प्रणाली को यहाँ प्राथमिकता दी है, और भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक पुष्टियों के माध्यम से इतिहास की में घटित होने वाली भूतकाल की घटनाओं को समझा गया है और फिर उसको इतिहास के रूप में समाहित किया गया है, या उन घटनाओं को ही प्राथमिकता दी गई है जिनको सत्यता की कसौटी पर कसा जा चुका है, तब इसको हम विज्ञान के रूप में मानते हैं। इसके समर्थक हैं ब्यूरी, सीले,
एवं डिल थे। इन इतिहासकारों ने इतिहास की प्रकृति को वैज्ञानिक बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास कला नहीं वरन विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति को प्राथमिकता देकर इसे रचा गया है, ये लिखा गया है। अर्थात इतिहास अतीत का एक ऐसा वैज्ञानिक कैलेंडर है जिसमें तथ्यों के आधार पर, तथ्यों को सत्य की कसौटी पर कसकर इसकी रचना की गई है। किंतु हम ये देखते हैं कि इतिहास खाली कला या खाली विज्ञान नहीं है, बल्कि यह इन दोनों का ही एक समन्वय है या मिश्रण है। इस चीज की पुष्टि इतिहासकार G.M. ट्रेवेलियन ने सर्वप्रथम की और उनका मानना है कि इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु लोगों के सम्मुख रखते समय उसकी विधि कला के रूप में होनी चाहिए। तभी एक इतिहास के साथ न्याय किया जा सकता है या ऐतिहासिक घटनाओं के साथ न्याय किया जा सकता है। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं को जब हम इतिहास के अंदर इतिहास का रूप दें, नाम दें, उस समय पहले हमें उन्हें तथ्यों को, उसके सिद्धांतों को सत्यता की कसौटी पे कस लेना चाहिए, भिन्न भिन्न स्रोतों एवं भिन्न भिन्न वैज्ञानिक प्रणालियों के माध्यम से। किंतु जब हम उसे कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाएं या समाज के अंदर रखें पूर्ववर्ती निर्देशों या विचारधाराओं के रूप में, तो वह विधि मानव के व्यवहार या उसके कला पक्ष के रूप में होनी चाहिए, यानी वो वर्णनात्मक होना चाहिए। तभी वह विज्ञान एवं कला के रूप में जानी जा सकती है। A.L. रास के अनुसार वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा इतिहास लिखा जाता है, लेकिन इसका सृजन कला है। अर्थात इसको इतिहास में समावित करने के लिए घटनाओं को वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार लिखा जाता है, किंतु जब इसको समझाने के लिए या समाज में प्रस्तुत किया जाता है, इसका सृजन किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, वो कलात्मक रूप से होता है। तो इस प्रकार से हम इतिहास को ना केवल विज्ञान या ना केवल कला के रूप में मानेंगे, बल्कि इतिहास स्वयं अपने आप में कला एवं विज्ञान दोनों का ही समन्वय या मिश्रण है। इतिहास के विभिन्न उद्देश्यों को अगर हम देखें, क्योंकि हम कोई भी शिक्षण सामग्री जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो उस समय हमें उनके उद्देश्यों के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। और एक माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के पीछे क्या उद्देश्य है, बालकों में हम किस तरह के गुणों का विकास उस विषय वस्तु के आधार पर करना चाहते हैं, ये जानकारी भी एक शिक्षक होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। तो इतिहास शिक्षण के वैसे हम मोटे रूप में देखें तो दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य जिन्हें हम लक्ष्य के रूप में भी जानते हैं, और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य जो उनके पाठ्यक्रम के निर्धारण के आधार पर होता है। सामान्य रूप से हम इतिहास शिक्षण के जिन उद्देश्यों को देखते हैं उसमें सर्वप्रथम है बालक के चरित्र का विकास करना। इतिहास शिक्षण के माध्यम से न केवल विद्यालय बल्कि समाज का भी जो मुख्य उद्देश्य होता है या कर्तव्य होता है वो होता है कि इसको पढ़ाकर या इसके माध्यम से बालक के चरित्र का विकास करना, भिन्न भिन्न प्रकार के ऐतिहासिक महापुरुषों के उदाहरण देकर हम बालक के चरित्र का विकास करने का प्रयास करें। ये इसका सर्वप्रमुख या सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। आगे राष्ट्रभक्ति का विकास करना। हमारे इतिहास में या हमारे अतीत में ऐसे बहुत से लोगों का वर्णन होता है जिन्होंने अपने देश, अपने से बड़े या अपने कार्यों के प्रति राष्ट्रभक्ति का संचार किया था या उसके लिए अपना बलिदान दिया था। तो उन घटनाओं के माध्यम से या उन घटनाओं को पढ़ाकर हम बालकों में राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति का भाव भी पैदा कर सकते हैं। बालक को सुनागरिक बनाना। समाज में एक सुयोग्य नागरिक के रूप में बालकों को भविष्य में स्थापित करने के लिए अनिवार्य है कि अतीत के ऐसे उदाहरणों का सहारा लिया जाए जो कि उन्हें इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। इसके अतिरिक्त उचित दृष्टिकोण का विकास करना। बालक में इतिहास की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से इतिहास में लोगों द्वारा विभिन्न किए गए क्रियाकलाप जिनमें उन्हें सफलता और असफलता प्राप्त हुई, इनको आधार बनाकर बालक के अंतर्गत उचित दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे भविष्य में या समाज में जाकर वह भी संयमित और एक सही दृष्टिकोण अपना के एक संतुलित जीवन
का निर्वाह कर सके। आगे हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि बालक में दिक्, काल एवं समाज का ज्ञान करवाना। यहाँ दिक्, काल एवं समाज के ज्ञान से तात्पर्य है कि इतिहास शिक्षण के माध्यम से दूरी, किसी स्थान विशेष से दूरी, भूतकाल एवं वर्तमान काल के बीच में संबंध एवं विभिन्न समाजों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आधार पर उस समाज में निर्धारित संस्कृति के विकास एवं उस पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान करवाना भी आवश्यक है। एक व्यक्ति विशेष या एक नागरिक के अंदर अपने देश के संस्कृति, उसके ज्ञान, उसके समाज में घटने वाले विभिन्न रीति रिवाज एवं क्रियाकलापों की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि वो उस बालक या व्यक्ति की जड़ें होती हैं, संस्कार होते हैं जो उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। तो इसकी जानकारी होना भी बालक में अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, यानी जो बात मैंने यहाँ कही कि एक व्यक्ति की जड़ें उसके इतिहास या उसकी संस्कृति से शुरू होती है, तो इतिहास के प्रति बालक में रुचि जागृत करना भी अनिवार्य है। तो इतिहास की भिन्न भिन्न घटनाओं को रुचि के आधार पर निर्धारित करके, लेकिन वो अपनी सत्यता से दूर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए रुचि जागृत करना भी एक इतिहास शिक्षक का अनिवार्य उद्देश्य होता है। आज वर्तमान में इसी उद्देश्य की कमी होने की वजह से बालकों में इतिहास के प्रति रुचि कम होती है और वो उसे एक बोरिंग विषय के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त आचरण का विकास करना, बालक में एक नागरिक के रूप में उपयुक्त आचरण वो अपने जीवन में अपना सके, इसका निर्माण करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त वर्तमान की व्याख्या करना, बालक को अतीत के विषय में बताते हुए वर्तमान में घटने वाली घटनाओं के क्या परिणाम निकलेंगे, इसकी व्याख्या करना भी हमें इतिहास ही सिखाता है। सामाजिक गुणों का विकास करना, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज बालक के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, तो और एक सामाजिक नागरिक के रूप में वो अपने आप को किस तरह से स्थापित समाज में कर सकता है, तो इसके लिए उसमें सामाजिक गुणों का विकास करना भी इतिहास का ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त बालक का सामाजिकरण करना एवं लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण का विकास करना भी अनिवार्य है। प्रारंभ में हम देखते हैं या अतीत में हम झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार समाज में एक तंत्रात्मक निरंकुश शासन प्रणाली से किस तरह से शोषित और शोषण का प्रभाव रहा था, लेकिन आज के लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत उसका विकास, मानव का विकास किस प्रकार हो सका, तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बालक में लोकतंत्रात्मक भावनाओं का एवं दृष्टिकोण का विकास करना भी इतिहास का ही एक प्रमुख उद्देश्य है। अतः इतिहास शिक्षक को शिक्षण के दौरान इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करवाना चाहिए और तभी वह तर्कसंगत हो सकेगा या इतिहास पढ़ाना उनके लिए प्रभावी हो सकेगा। इस प्रकार से हम इनके भिन्न भिन्न उद्देश्यों के माध्यम से यह जान पाते हैं कि इतिहास शिक्षण को हम किस प्रकार प्रभावी बना सकते हैं। धन्यवाद।